रवि बड़ी ही बेचैनी से उस छोटे से रेलवे प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। रात के 10 बज रहे थे। चारों ओर एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ था। इक्का दुक्का मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर बनी बेंच पर चादर ओढ़े सो रहे थे। इस छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का रात भर इंतजार करने को रवि विवश था। रवि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड और बचपन के साथी मोहित की शादी में शामिल होने उसके खास आग्रह पर मोहित के गांव आया हुआ था। आते समय तो मोहित उसे लेने रेलवे स्टेशन पर आया था, पर अब नई शादी के बाद होने वाले संस्कारों की वजह से अभी उसे घर से बाहर नहीं आने दिया गया। और मजे की बात तो ये कि रवि को नई दुल्हन का चेहरा तक देखने को न मिला। इस गांव में घूंघट प्रथा का कुछ ज्यादा ही चलन था और ऐसी मान्यता थी कि 1 सप्ताह तक नव दंपति घर से बाहर नहीं निकल सकते, अन्यथा बुरी नजर लगने का भय रहता था। और इसीलिए अब जाते समय रवि को अकेले ही गांव से स्टेशन जाना पड़ रहा था। वैसे तो रवि ने टैक्सी बुलवाने की भी सोची, पर वो भी संभव न हो पाया क्योंकि इस गांव तक पहुंचने वाला रास्ता भारी बारिश की वजह से पुल टूटने के कारण बंद हो गया। अब रवि के लिए शहर पहुंचने का एकमात्र जरिया थी सिर्फ ट्रेन, और इसी ट्रेन के इंतजार में वो इस बरसात की रात में प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था, जिसके आने में अब भी 1 घंटा बाकी था। तभी अनाउंसमेंट हुई, बारिश की वजह से ट्रेन 3 घंटे देरी से आएगी। ओह गॉड, रवि चिल्लाते हुए बड़बड़ाया। अब 3 घंटे तक इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर वो कैसे रहेगा। तेज बारिश हो रही थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 4 पीले बल्ब जल रहे थे जो मध्यम रोशनी फैला रहे थे। वहां से आने जाने वाले मुसाफिरों की संख्या नगण्य रहती थी, इसलिए सुविधाएं भी नगण्य ही थीं। रवि ने स्टेशन मास्टर के पास जाकर रिक्वेस्ट की, प्लीज सर, मेरा नाम रवि है और मैं पुणे जाने वाली एक्सप्रेस से जाने वाला हूँ, पर अब वो 3 घंटे बाद आने वाली है। प्लीज 3 घंटे रुकने का कुछ इंतजाम कर दीजिए, मेरा आपकी मेहरबानी होगी। स्टेशन मास्टर कुछ देर मौन सोचता रहा, फिर बोला, ओके, आप प्लेटफॉर्म के कॉर्नर पर बने वेटिंग रूम में ठहर सकते हैं, पर हाँ, वहाँ पंखे वगैरह नहीं है। वो क्या है न कि यहाँ कोई रुकता ही नहीं कभी, तो जो फैन लगे भी थे वो कब से खराब हो गए हैं, बस एक बल्ब लगा हुआ है। रवि खुशी से बोला, कोई बात नहीं सर, मुझे तो बस किसी तरह 3 घंटे काटने हैं, आप मुझे बस परमिशन दे दीजिए। स्टेशन मास्टर ने टेबल के ड्रावर से चाबी निकाली और रवि को देते हुए बोला, ये लीजिए, आपको खुद ही लॉक खोलना पड़ेगा। यहाँ तो बस 2 कर्मचारी रहते हैं और वो भी आज बारिश की वजह से आ नहीं पाए। ओके, नो प्रॉब्लम सर, मैं मैनेज कर लूंगा। कहते हुए रवि चाबी लिए चल पड़ा वेटिंग रूम की ओर। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, बड़ी ही तेज गंध महसूस हुई। रवि समझ गया कि महीनों से बंद पड़े रूम में सीलन की महक भर गई है। उसने खोजकर स्विच ऑन किया। रूम में हल्की पीली रोशनी फैल गई। छोटे से रूम में 2 कुर्सियां और कुछ टूटी हुई बेंचों के ढेर के सिवाय कुछ नहीं था। रवि ने फौरन अपने बैग से डिओड्रेंट की बोतल निकाली और रूम में स्प्रे किया ताकि सीलन की बदबू खत्म हो सके। फिर एक चेयर पर बैठकर दूसरे चेयर पर पैर लंबा कर वो रेस्ट करने लगा। मोबाइल का नेटवर्क तो यहाँ था ही नहीं। उसने मोबाइल में प्री डाउनलोडेड म्यूजिक ऑन किया और आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगा। अचानक आहट सुनकर रवि ने अपनी आंखें खोली। भला यहाँ कौन आया अब, सोचते हुए वो आगंतुक की ओर निहारने लगा, और जैसे ही उसने ठीक से उस आने वाले को देखा तो बस देखता ही रह गया। उफ, रवि की आंखें मानो झपकना ही भूल गईं। वो आगंतुक एक युवती थी जिसकी खूबसूरती इस मामूली पीले बल्ब की रोशनी में भी बिजली की तरह चमक रही थी। उसका गोरा रंग लाल शिफॉन की साड़ी में उबाल मार रहा था। उसके लंबे खुले बाल बारिश की वजह से चिपक रहे थे, जिन्हें वो झटक कर संवारने की कोशिश कर रही थी। उसके लाल सुर्ख भरे भरे होंठ तो मानो बस गुलाब की पंखुड़ियां लग रहे थे। रवि सुध-बुध होकर उसे निहारने में लगा था कि युवती अचानक उसे देखते हुए बोली, माफ कीजिए, पर क्या आप एक चाय मुझे देंगे। उसकी मीठी जलतरंग सी आवाज सुन रवि चौंक कर शर्मिंदा सा होता हुआ बोला, सॉरी, मुझे ख्याल ही न रहा कि इस रूम में 2 ही चेयर हैं। और उसने एक चेयर युवती की ओर बढ़ा दी। युवती ने चेयर लेते हुए बड़ी अदा से थैंक यू कहा, फिर बोली, वो बेंच बड़ी ही पुरानी और टूटी सी लग रही है, इसलिए आपसे चेयर के लिए कहा। रवि ने भी स्माइल करते हुए कहा, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? आपकी ट्रेन भी लेट हो गई लगता है। क्या अकेली ही सफर कर रही हैं आप? ओह माय गॉड, इतने सवाल। वो युवती खिलखिला पड़ी, फिर बोली, जी, मेरी ट्रेन 3 घंटे लेट चल रही है और मैं पुणे जा रही हूँ, मेरा घर है वहाँ। ओह, रवि खुश होता हुआ बोला, मुझे भी पुणे ही जाना है।
मतलब आप भी मेरी ही ट्रेन में जाने वाली हैं? जी, यही समझ लीजिए, वो युवती हंसती हुई बोली। वैसे सच कहूँ तो मुझे बड़ा डर लग रहा था इस वेटिंग रूम में आते हुए, कि पता नहीं कौन व्यक्ति होगा। आजकल जमाना बहुत खराब है, अकेली युवती को तो कितनी ही बातें सोचनी पड़ती हैं। ओह, रवि बोला, मीन्स आप अकेली ही सफर कर रही हैं? जी, युवती ने तुरंत कहा। वैसे तो आप ही अकेले ही सफर कर रहे हैं। रवि हंस पड़ा। सच में सोचा नहीं था कि इस सुनसान छोटे से रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में आप जैसी खूबसूरत साथी मिल जाएगी। वो युवती कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक ही तेज बिजली सी चमकी। बादलों की गड़गड़ाहट से डर कर वो लपक कर रवि के पास आ गई। वेटिंग रूम में जल रहा इकलौता बल्ब फ्यूज हो गया। ओह, युवती चिल्लाए, ये लाइट क्यों चली गई? रवि बोला, डरिए मत, बल्ब फ्यूज हो गया है, मैं टॉर्च ऑन कर देता हूँ। और वो बैग से टॉर्च निकालने लगा। बैग उठाने के चक्कर में रवि का हाथ अंधेरे में युवती के हाथ से टकरा गया। युवती घबरा कर चिल्लाने को हुई, पर रवि ने हल्के से उसका हाथ दबाकर सांत्वना दी। तभी बाहर दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी चमकी। रवि ने हड़बड़ाते हुए दरवाजे पर देखा तो स्टेशन मास्टर टॉर्च लिए खड़ा था। रवि को देखते ही बोला, मुझे लगा ही कि यहाँ का बल्ब फ्यूज हो गया होगा, इसलिए मैं टॉर्च लेकर आया हूँ। मेरे पास और एक टॉर्च है, आप इससे काम चला लीजिए। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? रवि बोला, नहीं नहीं, अकेला होता तो शायद कोई प्रॉब्लम होती, पर अब तो ये मैडम भी है साथ में तो समय आराम से कट जाएगा। मैडम? स्टेशन मास्टर ने रवि को घूरते हुए पूछा। यहाँ कौन सी मैडम है भला? रवि झुंझलाते हुए बोला, ये मेरी ही बगल में तो खड़ी है, ये इधर देखिए न जरा। और जैसे ही रवि ने अपनी बगल की ओर देखा तो आंखें फैल गईं। वहाँ तो कोई भी नहीं था। रवि की जुबान जैसे जम गई। अभी ही तो वो यही थी मेरे साथ, स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से कहा। यहाँ वेटिंग रूम में तो क्या, पूरे प्लेटफॉर्म पर भी कोई युवती नहीं है इस वक्त। लगता है आप कोई सपना देख रहे थे। रवि अपने हाथ को विस्फारित नेत्रों से देख रहा था, जहाँ अभी तक उस अजनबी हसीना का स्पर्श ताजा था। स्टेशन मास्टर ने स्तब्ध खड़े रवि के हाथ में टॉर्च पकड़ाए और वहाँ से चलता बना। रवि अभी मूर्ति बना खड़ा ही था कि उसके कंधे पर किसी ने स्पर्श किया। रवि एकदम चिहुक कर पलटा तो देखा वही लाल साड़ी वाली युवती खड़ी थी उसके करीब। रवि की आंखें भय से फैल गई, होंठ जैसे सिल गए। उसकी ये दशा देखकर वो युवती बोली, ओह, आप इस कदर सहम क्यों रहे हैं? हुआ क्या है? रवि किसी तरह अटकते हुए बोला, अभी तो आप यहाँ नहीं थी, फिर अचानक ही कहाँ से आ गई वापस? रवि की बात सुनते ही वो युवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी घुंघरू जैसी हंसी की खनक से वो छोटा सा वेटिंग रूम गूंज उठा। फिर वो किसी तरह हंसी रोकती हुई बोली, ओह, अब समझी मैं, आप मुझे कोई चुड़ैल या आत्मा समझ रहे हैं, है न? बिल्कुल, वो कौन थी? टाइप की आत्मा। और वो फिर खिलखिला पड़ी। रवि ने किसी तरह अपने भय से कांपते शरीर को काबू में करते हुए पूछा, लेकिन अभी जब स्टेशन मास्टर यहाँ आया था तब तो आप यहाँ नहीं दिखी थी उसे, और न ही मुझे। कहाँ गायब हो गई थी यूं? और स्टेशन मास्टर ने ही बताया कि यहाँ प्लेटफॉर्म पर तो कोई युवती नहीं है। तो तुम हो कौन? अब युवती के चेहरे पर गंभीरता पसर गई। वो धीमे स्वर में बोली, सॉरी, एक्चुअली मैं अपने घर से भागकर कहीं दूर जा रही हूँ। चोरी छुपे भागकर यहाँ तक पहुँची हूँ, इसीलिए तो मेरे पास सामान के नाम पर बस यही एक मेरा हैंडबैग है। आप प्लीज किसी से मेरे बारे में कहिएगा मत, मैं किसी भी तरह बस पुणे पहुँचना चाहती हूँ। स्टेशन मास्टर के आते ही मैं लपक कर पुरानी टूटी पड़ी बेंचों के पीछे जा छुपी थी। रवि ने गहरी नजरों से युवती को देखा, मानो उसके बोलने पर यकीन करने की कोशिश कर रहा हो। फिर कुछ सोचते हुए बोला, ओके, तो जरा अपना परिचय देंगी आप? है कौन और कहाँ जाना चाहती हो? युवती ने धीरे से कहा, मैं कोयल हूँ, पुणे में जॉब करती हूँ। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। पिछले महीने जब मैं अपने दादा दादी के पास मिलने गाँव आई तो उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी। कल ही मेरी शादी एक गाँव में रहने वाले युवक से हुई है। दरअसल ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए मैं घर छोड़कर भाग रही हूँ। रवि की आंखें फैल गईं। वो सोच में गुम हो गया, कहीं ये मोहित की बीवी तो नहीं। रवि को यूं गुमसुम देख कोयल बोली, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने साथ पुणे ले चलिए किसी तरह। मैं वहाँ पहुँचकर अपनी जॉब करते हुए नई लाइफ स्टार्ट करूँगी। रवि सोचने लगा कि इस वक्त मोहित के घर पर कितनी गड़बड़ मची होगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे होंगे। क्या वो मोहित को कॉल करके बता दे कि उसकी बीवी यहाँ है?
शायद कोयल ने उसके मन की बात जान ली थी। वो रिक्वेस्ट करती हुई बोली, प्लीज आप किसी को भी खबर न कीजिए मेरे बारे में, वैसे भी यहाँ नेटवर्क नहीं है। रवि अब चेयर पर बैठते हुए बोला, तो आप चाहती क्या है कि मैं एक घर से भागी हुई दुल्हन की भागने में मदद करूं? कोयल ने पास आकर रवि का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? उल्टे मेरे साथ धोखा हुआ है। रवि ने शांत स्वर में पूछा, माना कि आपके साथ धोखा हुआ, पर क्या आप शादी से पहले ही पुणे नहीं आ सकती थी? और अब आप मुझसे क्यों मदद चाह रही हैं? मैं तो आपको ठीक से जानता तक नहीं। कोयल ने अब पलकें झपकाते हुए मधुर स्वर में कहा, मैं क्या आपको अजनबी लगती हूँ? मुझे तो आपको पहली बार देखते ही ऐसा लगा मानो आपको बरसों से जानती हूँ मैं। और उसने अपना सिर रवि के कंधे पर टिका दिया। रवि की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। वो हतप्रभ सोचने लगा, ये किस दुविधा में फंस गया हूँ मैं? कहीं ये मोहित की बीवी निकली तो मेरा दोस्त मुझे जीवन भर माफ नहीं करेगा। पर कोयल की जुल्फों से उठती महक और रेशमी हुस्न के जादू ने रवि को मजबूर कर दिया कोयल की बात मानने पर। रवि ने अपना हाथ बड़े प्यार से कोयल के कंधे पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? कोयल ने रवि की ओर एक फ्लाइंग किस उछाली और मुस्कुराकर बोली, थैंक्स रवि, मैं जानती थी कि तुम जरूर मेरी हेल्प करोगे। फिर उसने अपना हैंडबैग रवि को देते हुए कहा, ये बैग तुम अपने ही बैग के अंदर रख दो, मैं पुणे जाकर ले लूंगी तुमसे। रवि ने एक क्षण कोयल को ताका, फिर बोला, पर तुम भला अपना हैंडबैग क्यों मुझे रखने के लिए दे रही हो? इसे मेरे बैग के अंदर रखने का क्या मतलब? कोयल तुनक कर बोली, ओफो रवि, तुम भी ना कितने सवाल करते हो। अरे इस हैंडबैग में मेरी ज्वेलरी है, कहीं किसी चोर ने ट्रेन के सफर में चुरा ली तो? आप प्लीज ये सवाल करना बंद करो और इस बैग को जल्दी से रख लो अपने बैग में। रवि ने फिर बिना कोई सवाल किए तुरंत ही कोयल का बैग लेकर अपने ट्रैवल बैग में रख लिया। फिर कोयल की ओर देख मुस्कुराकर बोला, अब तो तुम्हें देखकर मुझे भी अजीब सा एहसास हो रहा है। क्या मैं अपनी बाकी की जिंदगी के लिए भी तुम्हें हमसफर मान सकता हूँ? कोयल ने तुरंत ही पलकें झपकी, ओह रवि, सच मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा हमसफर मिल गया। रवि ने बड़ी स्टाइल से सिर झुकाते हुए कहा, रियली, मैं बहुत ही तकदीर वाला हूँ जो ऐसी ब्यूटी क्वीन मुझे मिल गई। फिर रवि ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, ओके बेबी, मैं बस अभी ट्रेन का टाइम पता करके आता हूँ। और फिर रवि बाहर चल दिया। कुछ देर बाद जब वो आया तो कोयल बोली, बड़ी देर कर दी आने में रवि, ट्रेन कितने बजे आएगी? रवि ने गहरी नजर कोयल पर डाली और गंभीरता से कहा, कोयल, जरा बताओगी कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चल गया? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं था अपना नाम। कोयल एकदम हड़बड़ा उठी। वो अटकते हुए बोली, वो तुमने बताया तो था ना मुझे, याद नहीं तुम्हें? रवि ने ताली बजाते हुए कहा, वाओ एक्सीलेंट, क्या एक्टिंग है तुम्हारी। पर बेबी, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कभी भी अपना नाम तुम्हें नहीं बताया था। कोयल अब बड़ी अदा से लहराती हुई बोली, ओफो छोड़ो न ये सब, ये बताओ ट्रेन कब आ रही है हमारी? रवि ने वेटिंग रूम के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, लो आ गई तुम्हें ले जाने के लिए सवारी। कोयल ने देखा कि वेटिंग रूम के दरवाजे से रेलवे पुलिस के जवान अंदर आ रहे थे और उनके साथ था स्टेशन मास्टर। रवि ने स्टेशन मास्टर से कहा, लीजिए, अब तो आपको दिख रही है न ये युवती? स्टेशन मास्टर ने सिर झुका लिया। तो रवि ने उन जवानों से कहा, अरेस्ट कर लो इन दोनों को। ये दोनों ही इस छोटे से गांव के वेटिंग रूम में आने वाले युवकों को फंसाकर उनके जरिए लाखों का ड्रग्स मुंबई और पुणे भेजते थे। फिर रवि ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अरे इस तरह घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारा भांडा फूट गया इसलिए? पर सच कहूँ बेबी, तो तुम्हारी ओवर एक्टिंग ने ही तुम्हारा भांडा फोड़ दिया। मैं तो तुम्हें अपने दोस्त मोहित की बीवी ही समझ बैठा था, पर जैसे ही तुमने मुझे रवि कहकर पुकारा तो मेरा माथा ठनका, क्योंकि अपना नाम तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं था। और तभी मुझे ध्यान आया कि मोहित बता रहा था कि उनके गांव से बड़े पैमाने पर ड्रग्स महानगरों को भेजी जाती है। बस मैं समझ गया कि स्टेशन मास्टर और तुम दोनों मिलकर ही ये सब जाल बिछाते हो जिसमें भोल भाले युवक फंस जाते हैं। क्यों स्टेशन मास्टर साहब, आपने ही बताया था ना मेरा नाम इसे? स्टेशन मास्टर गुस्से से कोयल को घूरने लगा। रवि बोला, मैंने स्टेशन के बाहर बाइक लिए एक युवक को कहकर पुलिस जवानों को बुलवाया है। अब आप दोनों जाओ अपने असली ठिकाने यानी जेल, और मैं चला अपने घर पुणे। वो देखो आ रही है मेरी ट्रेन। और रवि ने अपने बैग से निकालकर कोयल का हैंडबैग और अपना मोबाइल नंबर पुलिस को दिया और चल पड़ा अपना बैग थामे ट्रेन की ओर।
पीछे छूट गए स्टेशन मास्टर और कोयल, जो पुलिस की गिरफ्त में कसमसाते हुए चल दिए लॉकअप की ओर। दूर कहीं गाना बज रहा था, एक अजनबी हसीना से